Jai Hind friends, let's start. With reference to radioisotope thermoelectric generators, RTG, consider the following statement. RTG are miniature fusion reactor. RTG are used for powering the onboard system of spacecraft. RTG can use plutonium-238, which is a byproduct of weapon development. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो आरटीजी क्या करता है? आरटीजी कन्वर्ट करता है ज- जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम 238। अभी रेडियो एक्टिव मटेरियल जब हीट रिलीज करते हैं, इस रिलीज किए हुए हीट को बाय यूजिंग बाय यूजिंग थर्मोकपल, आरटीजी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में इसे कन्वर्ट करता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। ओके, स्पेसक्राफ्ट में इसका यूज होता है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये जो अभी यहाँ पे हमें समझना है फ्यूजन रिएक्टर के बारे में। तो फ्यूजन रिएक्टर क्या करता है? ये जनरेट करता है एनर्जी। एनर्जी कैसे जनरेट करता है फ्यूजन रिएक्टर? जनरेट करता है थ्रू थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो दोस्तों, आरटीजी 2023 के जून मंथ में काफी न्यूज में था। ओके, तो हमें 2024 में इस तरह के जो भी क्वेश्चन, जो भी डेवलपमेंट हुई है ना, उस तरह के करंट अफेयर को हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज in human body that dilute blood vessels and increase blood flow। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ तो पॉजिटिव है ऐसा लगेगा हमें। देखते हैं अभी ऑप्शन में कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, यू नो, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और इंक्री देखो, लाफिंग गैस की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा हमारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। अभी हमने इतनी बार तो एनसीईआरटी में पढ़ा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या होता है। सबसे मेजर एयर पोल्यूटेंट है ये, और टॉक्सिक गैस है। इससे इंक्रीज तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, इससे डिक्रीज ब्लड फ्लो हो सकता है। तो सी भी तो गलत है। अभी बचा ए और डी। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 एक केमिकल कंपाउंड है। ओके, इसका कुछ भी रिलेशन नहीं होता ब्लड फ्लो के इससे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 34। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रेडार यूज? रेडार कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पहले देखेंगे रेडार सिस्टम क्या होता है। ओके, रेडार सिस्टम यूज करती है, क्या यूज करती है? रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन, रेडार यूजेस रेडियो वेव टू डिटरमाइन डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन, रेडियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ट्रैकिंग ऑफ, मॉनिटरिंग, ये दोनों भी आ गए। बट अभी देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, क्योंकि कई सोर्सेज बता रहे हैं यहाँ पे यूज हो सकता है, कई सोर्सेज बता रहे हैं यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एयरपोर्ट रहता है ना, एयरपोर्ट पे नारकोटिक्स जो है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे स्कैनर यूज किया जाता है, फिर केमिकल डिटेक्शन एंड स्निफर डॉग यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड तो सही है, बट फर्स्ट में डाउटफुल है। तो अभी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही देखना पड़ेगा उसको। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, जायंट जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉफ स्टार। ठीक है, देखते हैं। कंपेयर टू डॉफ स्टार, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट को देखो ध्यान से। कंपेयर टू डॉफ स्टार, डॉफ स्टार मतलब छोटा स्टार रहता है।
ओके, एंड जायंट स्टार मतलब बड़ा स्टार है। जायंट स्टार हैज अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी जायंट स्टार बड़ा है तो उसका जो ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ही ना, उसको चलाने के लिए उतनी एनर्जी तो रहेगी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। जायंट स्टार ज्यादा नहीं जीता। अभी इस तरह से भी आप सोचोगे ना, जायंट स्टार को ज्यादा इले ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी यूज करता है, बट वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा तो ज्यादा दिन जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ठीक है। जायंट स्टार एक्चुअली 10 से लेके 100 मिलियन ईयर तक जीता है। एंड ड्वार्फ स्टार, स्पेशली जो रेड ड्वार्फ स्टार रहते हैं ना, वो 10 से लेके 100 बिलियंस ईयर जीते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने मिलियंस कहा है, यहाँ पे बिलियंस कहा है। ओके, तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी एक चीज याद रखना, जायंट स्टार में लार्जर मास एंड हायर कोर टेम्परेचर, तो इसके वजह से क्या होता है? बर्न मोर फ्यूल। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 35। अभी 35 सबसे इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है। इनमें से कोई भी फिफ्थ जनरेशन नहीं है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, बट थोड़ा देख लेंगे। रफाल, रफाल एक्चुअली 4.5 जनरेशन है। मिग 29 फोर्थ, तेजस MK1 फोर्थ जनरेशन है। अभी फिफ्थ जनरेशन कौन कौन से हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। F-22 रैप्टर, जो कि यूएसए का है। मे बी पेयर में आ सकता है, पेयर मैच द पेयर्स में चांसेस कम है, बट आ सकता है। F-35, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहते हैं। F-22, F-35, F-35 लाइटनिंग 2, ये पूरा नाम है उसका, यूएसए का ही है ये भी। उसके बाद सुखोई, सुखोई Su-57 रशिया का है। और चिंदी चाइना का चेंगडू, चेंगडू, चिंदी चाइना चेंगडू, इस तरह से याद रख सकते हो। J-20, ओके, चाइना का है, फिफ्थ जनरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज? देखो, हाइड्रोजेल यूज, सेलेक्ट द करेक्ट। हाइड्रोजेल मतलब कुछ तो, क्या है ये हाइड्रोजेल मतलब क्या होता है? देखते हैं पहले हाइड्रोजेल। जेल का यूज कहाँ पे करते हैं हम? ल्यूब्रिकेंट के लिए। तो थर्ड तो सही होगा, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट। थर्ड सही है, तो ये गया, ये गया। मोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम, सही है। कंट्रोलिंग ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, कभी भी ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है। अभी क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो ऑप्शंस है ना, इस कंसेप्ट से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, कंफ्यूज होगा यहाँ पर फर्स्ट और डी ऑप्शन में। ओके, तो टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका सही आंसर, द आंसर है द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ a woman would have by the end of her childbearing age। ठीक है, तो फिर जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, उसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। इसका मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, क्रूड, जस्ट क्रूड बर्थ रेट। मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि क्रूड बर्थ रेट डिफाइंड एज, तो क्या होगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। ओके, ऑप्शन में इस तरह के भी ऑप्शन बनाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूड बर्थ रेट। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1 लाख या फिर 10,000, ऐसा कुछ ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये याद रखना 1000 है। ठीक है, इसमें ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो याद रखेंगे। फर्स्ट है हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज characterized by high growth rate of population is characterized by, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में देंगे
हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा। ओके, तो याद रखना, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, या फिर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, ये अभी आपको इजी लगेगा बट एग्जाम प्रेशर में यही ट्रैप कर देता है। ठीक है, नेट पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीजेस इफ, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि नेट पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीजेस, और चार ऑप्शन देंगे। तो नेट पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीजेस इफ ओनली बर्थ रेट एंड, याद रखना, इमी इमिग्रेशन रेट आर मोर। ठीक है, मोर की जगह पर लेस का ट्रैप बना सकते हैं, मोर देन डेथ रेट एंड इमिग्रेशन रेट। ठीक है, और ये इमिग्रेशन का ना काफी न्यूज में है। ओके, ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उसके वजह से, तो ये कंसेप्ट याद रखना। नेट पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीजेस इफ ओनली बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन रेट आर मोर देन डेथ एंड इमिग्रेशन रेट। अभी इमिग्रेंट एंड इमिग्रेशन में डिफरेंस आपको पता होगा। उसके बाद है, अगर उन्होंने पूछा कि मेन फैक्टर फॉर एक्सेलरेटेड growth of population in India is, तो main factor for accelerating growth of population in India is high birth rate and following falling डेथ रेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। ये जो भी कंसेप्ट मैंने अभी हमने डिस्कस किए हैं ना, ये पूरे पीवाईक्यूज पे बेस्ड है। ओके, यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें ये काफी बार पूछा गया है, तो हमें भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है, और अभी क्वेश्चन नंबर 42, consider the following statement: in India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the RBI. Second statement: in India, foreign institutional investor can hold the government securities. In India, stock exchange can offer separate trading platform for debt. इसमें सबसे सही क्या लग रहा है? हमें सही पूछा है इन्होंने, तो सही सेकंड सही लगता है, क्योंकि क्या बता रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इजीली वो कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बट अभी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो कंपनीज या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डज नॉट हैव डज नॉट हैव फुल बैंकिंग लाइसेंस एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। याद रखना, यही कंसेप्ट पूछ सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या फिर फंक्शन क्या होता है, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक हमें याद रहना चाहिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो डज नॉट, जिनके पास पावर नहीं रहती है कि, या फिर वो, उन्हें लाइसेंस की बैकिंग नहीं रहती, और वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मुझे बताओ ये लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनके पास लाइसेंस का भी कुछ बैकिंग नहीं है, तो दे कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्वेशन आरबीआई, ये गलत होगा। दे कैन नॉट एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अभी क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि आरबीआई यूज करती है टू मैनेज इकोनॉमी एंड कंट्रोल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट।
ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहती है? हमने हमें पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, हमें देखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट देखो, यहाँ पर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII। देखो ये जो FII रहती है ना, ये इंस्टीट्यूट दे सकती है। ओके, इंस्टीट्यूट देती है, ना कि इंडिविजुअल देती है। इंडिविजुअल ये नहीं दे सकता है। एक इंस्टीट्यूट या फिर सिंपल लैंग्वेज में एक कंपनी FII दे सकती है। ओके, बट इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि इंडियन या फिर कोई भी कंट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन कंट्री के मार्केट में वो क्या करते हैं? मनी इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली कम की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से, किस किस द्वारा वो फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन फाइनेंशियल सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते, मनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनीज में, एंड हेड्ज फंड्स में। ठीक है, हेड्ज फंड्स में क्या कर सकते हैं? FII इन्वेस्ट कर सकते हैं। FII मतलब क्या है बेसिकली, कि सपोज एक इंडियन कंपनी है। ओके, ये यूएस का बंदा है, एक यूएस की उस बंदे की कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, तो ये क्या करेगा? ये इसके पास जो पैसा है वो इंडिया के मार्केट में लाएगा। ठीक है, और इंडिया के कौन कौन से इंडिया के मार्केट में कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है? तो पेंशन फंड में। अभी एक एक चीज याद रखना, इंडिया और कनाडा का रिलेशन, जो कनाडा है ना, कनाडा, तो कनाडा ने खुद के वो जस्टिस ट्रूडो क्या है वो, उसके वजह से जस्टिस ट्रूडो ने जो पॉलिसीज अप्लाई किया था ना, तो उसके वजह से इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो काफी हद तक हर्ट हुए थे। तो उस टाइम ना, इंडियंस जो थे, इंडियंस कनाडा के जो पेंशन फंड है ना, वहां पे इन्वेस्ट करते थे। ओके, इंडियन इंडियन कंपनीज कनाडा के पेंशन फंड्स में काफी इन्वेस्ट करती थी, और ये इन्वेस्ट करके जो पैसा जनरेट होता है ना, तो वो पेंशन फंड कनाडा के जो सीनियर सिटीजन्स है ना, उन्हें दिया जाता था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी के तौर पे। तो ये कंसेप्ट भी काफी न्यूज में था, तो याद रखना, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये यूएसए का बंदा है, उसकी कंपनी ये इन्वेस्ट कर रही है इंडियन में, इसे क्या कहा जाता है? फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी नाम में ही इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो पेंशन फंड में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस कंपनी में, फिर हेड्ज के फंड्स में। ओके, और इनके इनका अभी देखो, ये पैसा लाएंगे इंडिया में, तो क्या होगा? तो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। ओके, क्यों इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ क्यों होगी? अरे भाई, ये पैसा ला रहे मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो बढ़ेगी, फिर डिमांड एंड सप्लाई की चेन फॉलो हो जाएगी। ओके, मार्केट की जो डेप्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, फिर स्टॉक प्राइस भी अच्छे खासे इम्प्रूव हो जाएंगे। बट अभी एक एक चीज मुझे बताओ, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये रजिस्टर कहाँ पे करते हैं? अगर ये तो फॉरेन बॉडी है ना, यूएसए से पैसा आ रहा है, बट इनका रजिस्ट्रेशन वो तो पूरा चेक करना चाहिए ना। ये मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो चेक करना चाहिए, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्मगलिंग बिगलिंग, टेररिज्म को फंड भी कर सकते हैं। तो FII का रजिस्ट्रेशन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके पास। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। काफी बार ये न्यूज में भी था। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यस, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखो, अभी हमारा कंट्री है, भारत है, तो भारत, अगर किस चीज की वजह से भारत को बोरोइंग करनी पड़ेगी, ओके, बोरो करना पड़ेगा मनी, तो वो बोरो करने के लिए
गवर्नमेंट क्या करता है, बाहर भारत के फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, इंडिया अपने फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी बोरो कर सकता है। तो इसी द्वारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं इंडिया को, ताकि इंडिया कल नीड खुद की पूरी कर सके। तो इस तरह का ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 38 में डायरेक्टली क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, 37 बचा है, पहले 37 देखेंगे। अभी 37 क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है, अलग अलग में, मतलब अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? Powered by hydrogen आया तो समझने का वाटर वेपर से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बताया है उन्होंने कि रिसेंटली द टर्म पावर्ड pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? अभी देखो, अगर आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता तो अपनी ट्रिक है, जिंदाबाद। स्टोरेज, स्टोरेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। अभी ना ये जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर है ना, ये एक टेक्नोलॉजी है जो बैलेंस करती है सप्लाई एंड डिमांड थ्रू प्रोवाइडिंग ग्रिड स्टेबिलिटी एंड स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब क्या बता, इसका मतलब क्या होता है, अभी ना जो एक मशीन है, ओके, तो ये क्या करती है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसको कंटिन्यू सप्लाई होती है तो वो काम करेगी। बट एक आधी बार इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है ना, वही बंद हो गया, तो काम तो चलना चाहिए, तो ये कुछ एनर्जी स्टोर करके रखती है। ठीक है, जो ज्यादा दिन तक ये चल सके, तो यही कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसी कंसेप्ट के बेस पर वो चलता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये न्यूज में था 2023 में, इसका आंसर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, collateral borrowing and lending obligations, short term borrowing and lending इंस्ट्रूमेंट। ओके, और ये कहाँ पे यूज होता है, तो मनी मार्केट में यूज होता है। अभी ना बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, इस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर काफी बार क्वेश्चंस आया है। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उस पर भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि अभी पहले स्टॉक मार्केट ही देखते हैं। स्टॉक मार्केट क्या करता है, स्टॉक मार्केट डील विथ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑफ कंपनी स्टॉक्स। ठीक है, मतलब एक कंपनी है, वो स्टॉक बेचती है, इंसान स्टॉक खरीद करते हैं, अगर वो प्रॉफिट में आया तो उनको उस स्टॉक के परसेंटेज के अकॉर्डिंग से उनको पैसा मिलता है। ओके, ये पूरी प्रोसीजर है, हमें सबको पता है। बट अभी याद क्या रखना है, टर्म्स इनमें कौन कौन सी है। तो ओके, देखो, हम इसके पहले आया था बियर, व्हाट इज मीन बाय बियर, ऐसा क्वेश्चन आया था हमें 2016 में, शायद मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा। तो बियर मतलब क्या होता है, जब स्टॉक प्राइस राइज हो रहे हैं, मतलब बेनिफिट में हो रहा है। और बुल मतलब क्या होता है, जब स्टॉक प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों तो कंसेप्ट हो गए। और कौन कौन से है, शेयर तो है, फिर डिविडेंड, डिविडेंड, फिर 10 के रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, अब देखो एक बार बियर पूछा था, ओके, बुल भी पूछ सकते हैं, या फिर 10 के रिपोर्ट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड करता है, रिलेट रहता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो 10 के रिपोर्ट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ठीक है, फिर इसमें और कंसेप्ट आते हैं कि जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट, फिर बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड। ओके, फिर आता है डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी, एक कंसेप्ट है वो पूछ सकते हैं, अल्फा। ओके, अल्फा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी,
तो क्या आंसर दोगे? या फिर अल्फा इन स्टॉक मार्केट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो अल्फा मतलब मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क, टू अ बेंचमार्क। ठीक है, तो ये एक याद रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमने देखा स्टॉक मार्केट को, अभी हम देखेंगे बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट क्या है? बॉन्ड मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या क्या आता है? गवर्नमेंट, कॉरपोरेट एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स आते हैं। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें मेन बॉन्ड मार्केट में कौन कौन से टर्म्स होती है वो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मेंशन या फिर यूज इन बॉन्ड मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट, या फिर फॉरेक्स मार्केट में पूछ सकते हैं। तो अभी तो हम बॉन्ड मार्केट देख रहे हैं। ओके, स्टॉक मार्केट हमने ऑलरेडी देखा कौन कौन सी टर्म्स है। बुल, बियर, 10K रिपोर्ट, अल्फा। ठीक है, और बाकी ये कौन है? शेयर, डिविडेंड, 10K, लॉन्ग, शॉर्ट, बिड, आस्क। ओके, बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, ये बिड आस्क स्प्रेड है, बिड आस्क स्प्रेड, डेब्ट टू इक्विटी। अगर ये भी याद नहीं रहे ना, बट ये 10K रिपोर्ट, अल्फा याद रखना, क्योंकि बुल और बियर तो ऑलरेडी पूछा था। ये 10K रिपोर्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी बैक टू बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में कौन कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट टर्म है कूपन रेट। सेकंड टर्म है, सबको पता है, यील्ड। इसके पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था। यील्ड क्या होती है? आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, कुछ साल के बाद उसी बॉन्ड की प्राइस 120 है, मतलब 20 रुपए का फायदा बिल्ड। ओके, रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड। ओके, सेकंड हो गया। उसके बाद आएगा थर्ड, कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब, देखो मैच्योरिटी मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स है, इससे जो इंडिविजुअल्स है, बॉन्ड इशुअर, ये बॉन्ड इशू करता है, बट उस जो पैसे बॉन्ड इशुअर को देने चाहिए बॉन्ड होल्डर को, ओके, वो कुछ दिनों के बाद देगा, वो कुछ दिनों के बाद देगा। तो जब ये पैसे पूरे बॉन्ड होल्डर को दे देता है, उसे कहते हैं मैच्योरिटी। ठीक है, उसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं? तो ऑन विच डेट ऑन विच बॉन्ड issuer pays back everything they owe to बॉन्ड होल्डर। ठीक है, तो इस तरह के लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। ओके, देखो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है, लैंग्वेज तो वो अलग अलग यूज करेंगे। फिर फोर्थ टर्म फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू मतलब क्या? जो वर्थ वैल्यू है उसे कहा जाता है वर्थ वैल्यू, वर्थ ऑफ बॉन्ड वैल्यू। ओके, वर्थ ऑफ बॉन्ड। क्योंकि देखो, अगर आपने 2024 में एक आधा बॉन्ड खरीद लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में वो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। जब वह बॉन्ड की जो रियल फेस है ना, इस टाइम दौरान वर्थ जो है उसे ही कहा जाता है फेस वैल्यू। ओके, अभी फेस वैल्यू बॉन्ड मार्केट हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, अभी बचा है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मतलब क्या है? फॉरेक्स ग्लोबल मार्केट प्लेस, ये तो हम सबको पता है। अभी मार्केट प्लेस है तो बाइंग और सेलिंग होगी करेंसीज की। अब इसमें टर्म्स कौन से हैं? इसमें टर्म्स कौन कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर मेंशन इन फॉरेक्स मार्केट? ठीक है, थोड़े अलग टर्म्स है। पिप, अभी है, अभी नाम ही इसका पिप है। ओके, फिर लॉट, फिर बिड एंड आस्क,
एंड फिर है स्प्रेड एंड करेंसी पेयर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बचा अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 43। अभी हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या पूछा है उन्होंने, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन कौन ट्रेड कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? तो इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर, तीनों भी है। पेंशन फंड्स क्या रहता है, अभी हमने देखा था इंडिया और कनाडा का जो एक हुआ था ना, मे बी दिसंबर में हुआ था वो 2024 में, पेंशन फंड्स वाला। क्योंकि विदाउट एनी एविडेंस कनाडा कुछ भी आरोप इंडिया पे लगा रहा था, तो ये उस टाइम न्यूज में था पेंशन फंड्स वाला। तो याद रखना, टू जनरेट रिटर्न्स फॉर पेंशनर्स while maintaining a balance and secure portfolio। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। अभी क्वेश्चन नंबर 45 काफी इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स ऑफ आर करेक्टली मैच। इकोनॉमिकल एक्टिविटी और सेक्टर बताया उन्होंने, हमें पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और कौन सा सेक्टर रहता है वो है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसे हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। सॉरी। तो अभी देखो, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्टोरेज बताया है इन्होंने। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें पता है, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी में आता है, बट स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर ये सेकेंडरी में नहीं आता, ये टर्शियरी में आता है। ठीक है, टर्शियरी में आता है। कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये प्राइमरी है, बट एग्जामिनर इज आवर बेस्ट फ्रेंड, उसमें सेकेंडरी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर आपको एग्जाम प्रेशर में अगर एग्रीकल्चर प्राइमरी है इस ये लॉजिक के साथ भी गलत किया, तो मतलब स्टेटमेंट तो गलत, ये तो सही होता था, बट याद रखना स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। Okay? Storage of agriculture products produce is come in tertiary। Okay, tertiary में आता है। डेयरी फार्म प्राइमरी आता है, ये माइनिंग एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एक्सप्लोरेशन टर्शियरी में नहीं आता, वो प्राइमरी में आता है। ओके, प्राइमरी में आता है। और वेविंग क्लोथ, क्लोथ वेविंग क्लोथ किस में आता है, तो ये सेकेंडरी में आता है वेविंग क्लोथ। अभी प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, फिशिंग रिलेटेड, फॉरेस्ट्री रिलेटेड रहते हैं। सेकेंडरी में क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग में, मेनली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, जैसे कि फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक, फैक्ट्री प्रोडक्शन जो करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल। ओके, वेविंग क्लॉथ ये टेक्सटाइल वाला एग्जांपल तो है। फिर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनाना, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड जो टर्शरी सेक्टर है, ओके, सर्विस सेक्टर, अभी स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर, एग्री फार्मर ने जो प्रोडक्शन बनाया है उसको स्टोरेज कर रहा है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट्स कम अंडर टर्शरी ना, टर्शरी इज डील विद द सर्विस सेक्टर। एंड सर्विस सेक्टर बोलने के बाद आपने को पता होना चाहिए, आईटी आएगा, बैंकिंग आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, हेल्थ केयर आएगा, रिटेल आएगा। ठीक है, अभी बचा है फोर्थ सेक्टर, जो है क्वाटेनरी या फिर एजुकेशन सेक्टर, सॉरी नॉलेज सेक्टर, एजुकेशन से ज्यादा नॉलेज सेक्टर प्रॉपर वर्ड है। तो ये क्या कर डील करते हैं, एजुकेशन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये डील करते हैं क्वाटेनरी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के बाद हम हमें क्या लगता होगा, कुछ तो मनी रिलेटेड होगा, मनी जनरेट करता होगा ये, करेंसी स्वैप से होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, एक्सचेंज करना है मनी, इससे भी तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ तो बेनिफिट होगा ही ना, तो ये भी सही है। बट मोटर व्हीकल आता है क्या, अभी देखो मुझे बताओ, अगर आज आपने 2024 में सपोज आपने एक बाइक लिया है,
उसी बाइक की 2 महीने बाद ओरिजिनल प्राइस से आपको कम प्राइस मिलेगी, तो इससे आपको फायदा होगा क्या, नहीं होगा? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जनरेट मनी। ओके, जनरेट मनी करना है। पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, फिर पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ओके, उसका फंक्शन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वो पूरा देखेंगे। पहले देखेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, ओके, क्योंकि करेंसी स्टॉक तो आपको सबको पता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो होल्ड करता है एसेट सच एज स्टॉक्स, फिर कमोडिटीज, बॉन्ड्स एंड ट्रेड एट मार्केट प्राइजेस। ओके, ये तो हो गए। क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक इन्वेस्टमेंट फंड है। ओके, ये मुझे पता है इन्वेस्टमेंट फंड है, ये आपको पता है, बट कैसे एक फ्लो मेंटेन होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज एक फाइनेंशियल फंड है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फंड है जो होल्ड करता है स्टॉक को, कमोडिटीज को, बॉन्ड एंड ट्रेड एट मार्केट प्राइस को। ठीक है, अभी देखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इस तरह के असेट्स होते हैं दैट कैन बी ट्रेडेड, मतलब खरीदा बेचा जा सकता है, फिर रिप्रेजेंट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को। ठीक है, ये तो हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। इनके टाइप्स क्या क्या है? पहला है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक क्या रहता है, शेयर क्या है, वो ऑलरेडी हमने अभी देखा है और हमें पता भी है स्टॉक क्या रहता है। इक्विटी, देखो शेयर मतलब क्या, एक कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए, ओके, जितना कंपनी का प्रॉफिट और जितना आपके शेयर की वैल्यू, ये डिसाइड करते हैं आपकी इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इसके पहले काफी बार इक्विटी आया है, मतलब आप, आपका जितना शेयर है ना उतने शेयर के आप मालिक हो। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट देगी, लॉस हुआ तो लॉस देगी। ठीक है, इक्विटी हो गया। उसके बाद है डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने फॉरेन इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था। डेब्ट, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले सकते हैं, इंडिया या फिर कोई भी कंट्री के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले सकते हैं। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉन्ड्स, लोन, मतलब लोन लेना। बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड वो भी हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, सपोज ये कंट्री है, ओके, इस कंट्री ने क्या किया है, उनको फाइनेंशियल नीड थी, मनी बोरो किया, ओके, मतलब लोन लिया, या फिर बॉन्ड जारी किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी किया। थर्ड है इसका टाइप डेरिवेटिव्स। डेरी डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं ऑप्शंस, फ्यूचर, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनकी वैल्यू विच हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स। ओके, अंडरलाइन असेट्स। उसके बाद हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फिर कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, कंबाइनिंग फीचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से ये आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कंबाइनिंग कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ओके, एंड इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन तो देखना पड़ेगा ना, फंक्शन क्या है इनके?
इन्वेस्टमेंट, देखो मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन इन कीवर्ड्स के आधार पे अलग अलग मतलब अलग उनकी टर्म, अलग अलग टर्म्स में वो बना सकते हैं। ओके, अलग अलग वर्डिंग्स पे बना सकते हैं, वर्डिंग्स फिट वर्ड होता है यहाँ पे। ओके, फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप क्लियर है ये आपको सब। क्वेश्चन नंबर 46, आज का आखिरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स विच of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel, sustainable aviation fuel, agriculture residues, सही है। कौन में तो होगा ही ना भाई। वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट स्लज, ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड के जो आखिरी के जो चैप्टर है ना, वाटर मैनेजमेंट, वो उसमें था है वाटर ट्रीटमेंट स्लज का। फूड मिल वेस्ट, ये भी एनसीईआरटी से उठाया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और कॉर्न में तो स्टार्च रहता है, स्टार्च तो यूज होता है। ओके, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। तो ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।